ये थी कि मैडम बैठी थी कमिश्नर साहिबा यहाँ पे, तो उनको हम बोल नहीं सकते थे कि उठ के चले जाएं आप। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक लीफ एक्ट। सारे सब्जेक्ट्स हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं एक्सेप्ट 3। स्पेसिफिक लीफ एक्ट रहता है, CNSA रहता है जो दोनों आज हो जाएंगे, और एक सब्जेक्ट रहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो हम कल करेंगे। उसके बाद आपके 2 टेस्ट लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। और थर्सडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन एक जज साहबा हैं, वो भी आएंगी आपको लेक्चर देने के लिए ऑन लॉ ऑफ एविडेंस, एंड शी विल आल्सो शेयर हर पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज हम पढ़ते हैं 1877। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो लॉ है, दिस इज़ एक्विटेबल लॉ। कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि आपको रिलीफ ग्रांट करे। कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट द रिलीफ टू यू इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। नेटवर्क इशू आपके पास होगा, यहाँ पे ठीक है, शायद किसी और को अगर इशू हो रहा है नेटवर्क का तो बताएं मुझे। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इस लॉ के थ्रू हम जब भी सूट फाइल करते हैं तो हमें वो रिलीफ मिलते हैं जो रिलीफ ऑलरेडी किसी दूसरे लॉ में प्रोवाइड नहीं किए गए। अगर हम ईजमेंट एक्ट की बात देखें या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुतालिक देखें, अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट की वायोलेशन होती है, तो सेक्शन 73 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि हम डैमेजेस मांग सकते हैं। बट द नीड वाज अराइज दैट इन ऑल केसेस कंपनसेशन इज नॉट द सफिशिएंट रिलीफ। तो इसके अलावा दूसरे रिलीफ होने चाहिए टू फिल अप दिस गैप्स। इसकी वजह से बना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें रिलीफ ग्रांट करता है डिफरेंट, जैसे पोजेशन का रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट करता है हमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, declaration, receiver and injection. These are the different kinds of relief which specific relief act grant us. अब इसमें specific relief act को अगर आप देखेंगे तो specific relief act कहता है कि आप जो भी रिलीफ मांगेंगे थ्रू सूट्स मांगेंगे। और सेक्शन 2 में दो डेफिनेशंस हैं, वो आपके काम की नहीं है। अब सेक्शन अगर आप 4 से देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुतालिक, ये लॉ कहता है कि दिस लॉ शैल नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट को ये अफेक्ट नहीं करेगा। या इसका क्लॉज ए कहता है टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। सेक्शन 4A कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दो इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी, आपने इक्विटी के मैक्सिम्स पढ़े होंगे, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, पर कोर्ट जो रिलीफ ग्रांट करेगी, फर्स्ट कंडीशन ये है कि थ्रू सूट, जो प्रीएम्बल कहता है। सेकंड कंडीशन ये है कि जब आप कोर्ट के पास आते हैं रिलीफ लेने के लिए, तो आप रिलीफ लेने आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है बुनियादी? एग्रीमेंट्स आर जस्ट सोशल अरेंजमेंट्स विच डू नॉट मीट अप द रिक्वायरमेंट्स एज लेट डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्रीमेंट अगर मैं किसी को कहूँ कि आज रात आप मेरे साथ आएँ डिनर करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम आप साथ में डिनर कर लेंगे। अब इसमें ना कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ना कोई कंसिडरेशन है। या अगर मैं किसी के साथ कोई प्रॉमिस करता हूँ एंड सच प्रॉमिस इज़ नॉट अटैच विद द कंसिडरेशन और द लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो ये इट विल बी जस्ट एन एग्रीमेंट। ऑल द फॉर्मल अरेंजमेंट्स विच डज नॉट कम विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर जस्ट सोशल एंड फॉर्मल अरेंजमेंट्स, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक करेंगे। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू कंसीडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेक्शन 14 से 19 तक आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी, विद फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मेजर करने चाहिए, दीज आर रिक्वायरमेंट्स। तो अब जब भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में के तहत आएंगे और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं या कोई भी दूसरा रिलीफ, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि एग्रीमेंट होना चाहिए। अब उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेविंग्स क्लॉज में सेक्शन 4 क्लॉज बी में कि ये जो लॉ है, आपको अगर स्पेसिफिक रिलीफ के साथ दूसरी कोई रेमेडी भी अवेलेबल है तो आप वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं, ये उसको बार नहीं करता। अब लास्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का मैंने बताया, उसके प्रोविजन इफेक्ट नहीं होंगे। अब मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन कौन से रिलीफ ग्रांट करता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैसे दिया जाएगा, सेक्शन 5, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के मुतालिक, किस तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ दिए जाएंगे। अब इसमें पहला रिलीफ ये है
कि अगर मैं पोजीशन का रिलीफ मांगता हूँ तो कोर्ट क्या करेगी, जब डिक्री पास करेगी तो किसी को डायरेक्शन देगी कि ये पोजीशन ए जो है बी को दे दे। लाइकवाइज क्लॉज बी कहता है कि अगर कोर्ट जो है किसी पार्टी को, ये जैसे हम पढ़ेंगे रिटा मैंडेटरी इंजेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में होती है रिटा मैंडेमस, मैंडेटरी इंजेक्शन, अगर हम वो पढ़ेंगे, अगर किसी को डायरेक्शन देगी कि आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है आप इसको परफॉर्म करें, या प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट करेगी। सेक्शन 5C कहता है कि प्रिवेंट करेगी किसी पार्टी को कि आप किसी की राइट्स को वायलेशन ना करें, या कोर्ट जो है डिटरमिन करेगी ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज और डिक्लेयर करेगी कि किसके क्या राइट्स हैं, वेदर ही हैज़ अ लीगल करेक्टर और लीगल राइट आर नॉट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है, और रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अब इतना लंबा क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग लेक्चर भेज दिया है, ये मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अच्छा, सेक्शन 6 कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ। अब प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होते हैं? इंजेक्शंस आर दी प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक। तो सेक्शन 5C में जो हमने पढ़ा उसको सेक्शन 6 इलैबोरेट करता है कि सेक्शन 5C का जो रिलीफ है दिस इज प्रिवेंटिव रिलीफ। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, सेक्शन 7 कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप आएंगे नॉट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द पीनल लॉ। पीनल लॉ क्या होते हैं? जो किसी ऑफेंस को डिफाइन करें और उसकी पनिशमेंट बताते हैं, ठीक। तो आप ये नहीं आएंगे कि सर किसी बंदे ने चोरी की है, ठीक है, तो चोरी के लिए अब क्रिमिनल केस लेके आप सिविल कोड में आ जाएं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं। उसके लिए आप ये रेमेडी इख्तियार कर सकते हैं कि आप सिविल कोड में जाएं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने डैमेज किया है आपकी प्रॉपर्टी को, कि सर इसको बोलें मुझे डैमेजेस दे। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अनदर ऑफेंस मिसचीफ, अगर आप सेक्शन 425 पढ़ा होगा पीपीसी का, तो क्रिमिनल केस आप कर सकते हैं, पर क्रिमिनल केस के साथ आप उसी बंदे के खिलाफ रेमेडी डैमेजेस की भी मांग सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, ठीक है। या सेक्शन 19 कंपनसेशन प्रोवाइड करता है तो आप वो भी मांग सकते हैं, पर क्योंकि इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता विद द ऑफेंडर, तो उन पीनल ऑफेंसेस को आप जो है यहाँ इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक। यहाँ आप इन्फोर्स कराएंगे ओनली द सिविल राइट्स विच आर अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अच्छा, अब दूसरी इसमें ये सेक्शन 8 और 9 को साथ पढ़ते हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पोजीशन से रिलेटेड। हो सकता है कोई सिनेरियो आ जाए इनके मुतालिक आपको। सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 कहता है कि आप पोजीशन मांगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटाइटलमेंट। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, आई हैव रजिस्टर्ड टाइटल डीड, मैं प्रॉपर्टी मेरी कराची में है, मैं यूएसए में बैठा हूँ या यूके में, मेरी प्रॉपर्टी पे आके कोई बंदा अगर कब्जा कर लेगा तो मैं कौन से सेक्शन में कोड आऊँगा? सेक्शन 8 और सेक्शन 9? सेक्शन 8 में, बिकॉज आई एम क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इंटाइटलमेंट, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजीशन। अब इसमें और सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 टाइटल की बात नहीं करता, उसको प्रोविजो करता है, पर मैं लैंग्वेज की सेक्शन की लैंग्वेज पे आता हूँ कि सेक्शन 9 में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइटल होना चाहिए। हाँ, तो प्रोविजो पे आ रहे हैं ना, सेक्शन कंप्लीट करने दे। प्रोविजो में बिल्कुल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है, ठीक। अब सेक्शन 9 कहता है कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी का ओनर ना भी हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनी द टाइटल, ठीक है, विच अराइज इन सच केस, अगर मेरे पास सिर्फ राइट है बीइंग अ टेनेंट, मैंने प्रॉपर्टी कोई किराए पे ली है, मैं टेनेंट हूँ, वहाँ पे प्रॉपर्टी में बैठा हूँ। अब हमने सेक्शन 13 पढ़ा था एसआरपीओ में कि किसी भी टेनेंट की इविक्शन आप विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं करेंगे। सेक्शन 8 भी 9 भी यही बात करता है कि अगर किसी का भी कोई राइट हो अराइजिंग आउट ऑफ द टेनेंसी हो या मेल द राइट ऑफ पोजीशन हो, ठीक है, तो आप उस बंदे को अगर डिस्पोजेस करते हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें, डिस्पोजेशन का लफ्ज़ यूज़ है, अगर आप उसको डिस्पोजेस करते हैं देन सच टेनेंट कैन फाइल द सूट, दो सर आई एम एडमिटिंग दैट आई एम नॉट पेइंग द रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक, एंड आई एम लायबल टू बी इविक्टेड। ये मोबाइल किसी का बज रहा है, इसको साइलेंस कर दें, सेंड कर दें प्लीज। एंड आई एम लायबल टू बी evicted, ठीक है, but even for the sake of argument, if I have violated the law, it doesn't mean that the landlord has the authority to also violate the law and forcibly dispose me from the property, ठीक। तो लैंडलॉर्ड को अगर मुझे एविक्ट कराना है तो लैंडलॉर्ड क्या करे? सर मेरे खिलाफ एविक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर दे। तो ये लॉ सेक्शन 9 कहता है जी, सेक्शन 13 की एप्लीकेशन फाइल करे। हाँ, सेक्शन 13 की एप्लीकेशन तो फाइल नहीं होगी, वो सिर्फ ये बता रहा है कि विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस नहीं होगा। वो जो उस केस में टेनेंट आके सिविल सूट फाइल करता है, समरी सूट फाइल करता है सेक्शन 9 में। अब ये दोनों में ये मेन डिफरेंस ये है। इसके अलावा डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 8 का जो सूट चलता है वो रेगुलर सूट होता है,
सेक्शन 9 का जो सूट होता है वो समरी सूट होता है, एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स भी ली जा सकती है। सेक्शन 8 की अगर लिमिटेशन देखेंगे, हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था, मैंने कौन से आर्टिकल में आपको लिमिटेशन नोट कराई थी? 142 12 ईयर्स, ठीक है जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेक्शन 142 कहता है कि 12 साल की लिमिटेशन है। अगर अ पर्सन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ही कैन फाइल द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। अब सेक्शन 9 कहता है, आर्टिकल 3 हमने पढ़ा होगा लिमिटेशन का, कि विद इन 6 मंथ सच पर्सन इज टू फाइल द सूट। ऐसे नहीं है कि टेनेंट को निकाल दिया लैंडलॉर्ड ने, टेनेंट 2 साल के बाद आ गया, कह रहा है कि सर ये प्रॉपर्टी की पोजीशन तो मेरी लॉफुल थी एंड आई हैव बीन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, तो अब मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन दिला दे, तो उस पर 6 महीने के अंदर आपको केस लाना है, आर्टिकल 3 कहता है, इसका प्रोविजो भी कहता है। और दूसरी चीज़, जब आप सेक्शन 8 का सूट फाइल करते हैं तो आप कोर्ट फी पूरी देते हैं 15,000 रुपये, पर जब आप सेक्शन 9 में आते हैं तो कोर्ट फी आप देते हैं 7,500, उसकी हाफ हो जाती है, ठीक, जो भी वैल्यूएशन होगी उसकी हाफ फीस आपको कोर्ट फी देनी पड़ती है सेक्शन 9 में। अब प्रोविजो पे आते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि सर प्रोविजो में तो ये चीज़ दी गई है। अब प्रोविजो इसका फर्स्ट कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर सच पोजीशन देयरऑफ। अब मैंने आपको पहले मिसाल दी कि डिसकंटिन्यू हुआ था मैं पोजीशन से। अब अगर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मुझे कोई बीइंग ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आके डिस्पोजेस करे, उस प्रॉपर्टी से एलिमेंट होना चाहिए डिस्पोजेशन का, देन आई विल फाइल द समरी सूट अंडर सेक्शन 9 एंड नॉट द सूट अंडर सेक्शन 8। अब उसके आगे कहता है कि इसी सेक्शन में आप कोई भी जो सूट फाइल करेंगे, इट शैल नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इंजेक्शंस में कि आप डिपार्टमेंट्स की डायरेक्शन नहीं दे सकते कि इंटरनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, बिकॉज दिस इज द एम्बेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, उसमें कंपटीशन फाइल होती है ना कि सूट फाइल होता है, ठीक। अब दूसरा एक मेन डिफरेंस ये भी है इन दोनों सेक्शंस में कि सेक्शन 8 में जब कोई डिग्री पास होगी तो उसकी क्या होगी, अपील होती है। आज सेक्शन 9 कहता है उसका लास्ट प्रोविजो, ना अपील होगी ना रिव्यू होगा, ओनली रिवीजन होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये दोनों मेन डिफरेंसेस हैं। अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी है तुमसे पूछ ले जी। कौन क्या कौन फाइल कर सकता है, ठीक, हाँ तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ओनर इस सिचुएशन में। अब सेक्शन जो 10 है वो पारी मटेरिया प्रोविजन है सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 और 9 डील करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से, सेक्शन जो 10 डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। अब उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी may recover the same in the manner prescribed by the code of civil procedure code if I am the owner of the property, ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी की पोजीशन किसी गाड़ी की या कोई भी चीज़ हो मूवेबल किसी दूसरे बंदे ने ले ली है, ज्वेलरी हैं, आर्टिकल्स हैं, वैल्यूबल थिंग्स हैं, कुछ भी हैं, तो मैं सूट फाइल कर सकता हूँ फॉर दी रिकवरी ऑफ सच आर्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट। अब इसमें दो चीज़ें ऐड की गई हैं जो सेक्शन 10 में नहीं थी। इसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि जो ट्रस्टी होगा, इवन ए ट्रस्टी विद रिस्पेक्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी कैन आल्सो फाइल द सूट। अब वो सेक्शन 8 का डोमेन नहीं था, सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन 1 कहती है वो फाइल कर सकता है। या किसी बंदे के पास स्पेशल या टेम्पररी राइट हो पोजीशन का, वो भी सूट फाइल कर सकता है। जैसे इसमें इसी में इलस्ट्रेशन दी गई है एक वेयर हाउस की, अगर आप देखेंगे मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक वेयर हाउस कीपर के पास रखी, ठीक है, गुड्स से। अब वो जो गुड्स थे प्रॉपर्टी के, मैं ए ने बी के पास रखवाए, अब उस गुड्स वहाँ पे जो थे वो सी ले गया वहाँ से। सो बीइंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अच्छा मैं तो सूट फाइल कर ही सकता हूँ, पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसका जिसको ऑथराइज की गई थी टेम्पररी पोजेशन ऑफ सच गुड्स, ही कैन आल्सो फाइल द सूट अगेंस्ट सच पर्सन, वो भी कर सकता है सूट। अब सेक्शन 11 कहता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। उस बंदे की क्या लायबिलिटी है जो प्रॉपर्टी की पोजेशन में नॉट एज अ ओनर, टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। अब अगर किसी बंदे के पास किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन है या कंट्रोल है किसी मूवेबल आर्टिकल के ऊपर जिसका वो ओनर नहीं है, तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि आप जो है प्रॉपर्टी डिलीवर करें किसको, जो राइटफुल क्लेमेंट को, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है, आइदर एंटाइटल ओनरशिप प्रॉपर्टी को होनी चाहिए टू इट्स इमीडिएट पोजीशन। अब इसमें 4 कंडीशन है
कि अगर किसी बंदे के पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का ओनर भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, अब उसके खिलाफ मैं सूट फाइल कर रहा हूँ कि सर ये प्रॉपर्टी जो है मुझे हैंड ओवर कर दे। तो उसके 4 क्लासेस बताए हैं सेक्शन 11 ने। क्लॉज ए कहता है कि अगर वो जो राइट हम क्लेम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एजेंट आर द ट्रस्टी, अगर मैंने अपने आर्टिकल्स किसी एजेंट्स के पास रखवाए, ठीक, एंड सच ओनर हैज इमीडिएट, सच एजेंट हैज इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की पोजीशन उसके पास है, बट ही नॉट दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हम ये भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं कि सर उसकी जो पोजीशन है वो लॉफुल है, बट ही वाज जस्ट गिवन दी टेम्पररी पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही वाज एक्टिंग एज माय एजेंट। तो उसके खिलाफ अगर मैं सूट फाइल करूं कि सर इसको डायरेक्शन दें कि प्रॉपर्टी की पोजीशन मुझे रिटर्न करे, अगर वो नहीं करता तो मैं कर सकता हूं उसके खिलाफ। अब दूसरी चीज़, ये दूसरी क्लॉज बी से डी देखेंगे, ये सारे क्लॉज जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर सेक्शन में आपको आगे मिलेंगे तकरीबन। क्लॉज बी कहता है व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। अगर कोई शख्स कहे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सर कोई हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर आइडल है उसका, वो उसकी पोजीशन दूसरे के पास है, अब वो कह रहा है कि मुझे इसकी पोजीशन दें बिकॉज वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अटैचमेंट विद सच आइडल, ठीक है, और हमें यही चीज़ चाहिए, इसका ये अगर आप कंपनसेशन देते हैं इन मनी, सच कंपनसेशन विल नॉट बी एडिक्वेट फॉर अस। तो उसमें क्या होता है, जब सूट फाइल करते हैं तो आपको वही पर्टिकुलर चीज़ जो सेक्शन 5A में हमने पढ़ा, कोर्ट ग्रांट करती है रिलीफ उसके मुतालिक। या दूसरी चीज़, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस। अब अगर मैं ये कहूँ कि सर ये जो पेंटिंग है या जो आर्टिकल्स हैं, ये भी इसी में इलस्ट्रेशन है कि ये एक ऐसे पेंटर ने बनाए थे जो पेंटर इस वक्त या वो आर्टिस्ट जो है इस वक्त दुनिया में नहीं है, और मुझे यही चीज़ें चाहिए, ठीक, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दी कंपनसेशन। तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, मुझे उन्हीं आर्टिकल्स की पोजीशन ग्रांट करती है जब ये असर्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि जब मालिक ही नहीं है विल डिटरमिन द प्राइस ऑफ द सच आर्टिकल जिसने बनाए थे। इन सच केसेस लॉ ने प्रोवाइड किया है कि आप जो है वही प्रॉपर्टी मांग सकते हैं। अब लास्ट में, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी की पोजीशन रॉन्गफुली किसी दूसरे बंदे के पास चली गई है और प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने परचेज नहीं की है किसी से, ठीक, इन सच केस आल्सो आई कैन आल्सो सीक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं एक बेचना चाह रहा था, प्रॉपर्टी किसी के पास दूसरी चली गई है, एंड नाउ ही इज नॉट रिटर्निंग सच प्रॉपर्टी टू मी, इन दैट केस आल्सो आई कैन फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब अगर इन चीज़ों में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, फिर आगे चलेंगे। सर किस बेस पे वो जो सूट फाइल कर सकता है, अगर उसके पास भी इंटाइटलमेंट पहले किसी और के पास थी? नहीं, इंटाइटलमेंट तो उसी की है ना, ये तो इंटाइटलमेंट के मुतालिक ही पढ़ रहे हैं। तो द पर्सन हु विल फाइल द केस ही द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो मांग रहा है प्रॉपर्टी की पोजीशन फ्रॉम द पर्सन हु इज एन इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बट ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसकी लायबिलिटी क्या है उसके मुतालिक है। देखिए, इलीगल डिस्पोजिशन तो क्रिमिनल नेचर की रेमेडी है। अगर हम आईडीपी की बात करते हैं तो सेक्शन 3 में हम अगर जाएं या सेक्शन 7 की एप्लीकेशन हम देते हैं इंटर्म रिलीफ की, तो वो क्रिमिनल नेचर का रिलीफ है। सीपीसी की अगर हम उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, और सेक्शन और उसका देखिए जब भी लॉ बनता है ना तो हम उसका इंटेंट देखते हैं, व्हाई सच लॉ वाज एनेक्टेड। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सिविल लॉ के डोमेन में आते हैं, फिर भी हम जाके आईडीपी फाइल कर देते हैं, हालांकि सिविल डिस्प्यूट होता है और वो आईडीपी डिसमिस हो जाती हैं। तो आईडीपी जो बनाया गया था उसका मकसद ये था, अगर आप देखेंगे उस वक्त में कब्ज़ा माफिया कराची में उरूज पे थी, वो कब्जे वगैरह कर रहे थे टू सप्रेस सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सच लॉ वाज एनेक्टेड। बाकी ये स्पेसिफिकली फैक्ट का तो ये है कि अगर मैं प्रॉपर्टी का, अगर कोई बंदा ये कहता है कि आई हैव द लॉफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी बुनियाद पे जाता है कि सर मैं ओनर नहीं हूँ सेक्शन 9 में, पर प्रॉपर्टी का राइट मेरा है, ठीक है, मैं टेनेंट हूँ, मैं को शेयरर हूँ, मैं हियर हूँ, कोई भी चीज़ है, तो वो केस फाइल कर सकता है। या अगर ओनर कहे कि सर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है फर्स्ट फरोइदो में, पर मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, तो वो जाके सिविल सूट फाइल कर सकता है। अब जो बंदा डिस्पोजेस कर रहा है, सच पर्सन इज अ प्राइवेट पर्सन हु इज क्लेमिंग आल्सो क्लेमिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एन अदर टाइटल डॉक्यूमेंट, तो हम कहाँ जाएंगे, सेक्शन 9 में सूट फाइल करेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि स्कीम 33 में तकरीबन एक प्लाट के 2 मालिक हैं आपको मिलेंगे। अब अगर वहाँ पे हम जाके आईडीपी फाइल कर दें सो इट विल बी डिसमिस, क्योंकि कोर्ट कहेगी देयर द डिस्प्यूट ऑफ टाइटल
एंड द आईडीपी है नो रिस्ट्रिक्शन, जो कोर्ट होती है सेशन जज की आईडीपी के लॉ में आपका टाइटल कभी डिटरमिन नहीं करती इसके, उसमें कोर्ट सिर्फ आपका ये डिटरमिन करती है वेदर यू हैव बीन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है जी जी। अच्छा, अब उसके आगे सेक्शन 2 से 30 तक, ठीक है, ये सेक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी उसके आगे बड़े आसान है। ठीक है, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? इंटाइटल फॉर द। अब सेक्शन 12 कहता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इनफोर्सिबल। सर आई वांट दिस लीव टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, आई डोंट वांट अनदर रिलीफ, I need the possession of the property. Sir, I need the ownership of the property only. ठीक, I request the honorable court to issue an injunction to give a direction to a person to do a certain act. ठीक, these all are the kinds of the specific effect. अब सेक्शन 12 कहता है कि कौन से केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सिबल है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट बी एनफोर्स, क्लॉज ए कहता है व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली आर पार्ट ऑफ अ ट्रस्ट। अगर कोई भी एक्ट वो होली हो और पार्टली हो विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रस्ट, देन इन दैट केस द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ठीक, वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो रिगार्डिंग द ट्रस्ट, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक, इफ अ ट्रस्ट इज परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, if a trust is selling a property, ठीक, if a person is to be appointed a trustee for instance, ठीक है, उसका तो डिफरेंट ट्रस्ट का लॉ है वैसे अपॉइंटमेंट के मुतालिक, पर अगर उसके मुतालिक ट्रस्ट कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, बेचे, पोजीशन का इशू है इसके मुतालिक होगा तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगा बिकॉज द राइट्स ऑफ द ट्रस्ट आर इन्वॉल्व इन सच केस। अब सेक्शन 12 का भी कहता है, अब ये सेम चीज़ है, व्हेन देयर एग्जिस्ट ऑन नो स्टैंडर्ड, ऑन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, क्लरिकल मिस्टेक है, नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड टू बी डन। सर ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है जिससे उस लॉस को असर्टेन किया जाए। जो एग्जांपल मैंने आपके सामने पहले पढ़ी, ठीक है, वही सेम एग्जांपल इसके ऊपर भी अप्लाई करेगी जो हमने सेक्शन 11 के सी में पढ़ी कि सर ये असर्टेन नहीं हो सकते रिगार्डिंग द डेड पेंटर। अब दूसरी चीज़ यहाँ में एक उसके अलावा क्लॉज सी कहता है व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज सच दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। अब इसका मिसाल दूं मैं आपको, जैसे आप समझें कि मैंने कराची में किसी भी यहाँ DHA में मैंने एक प्लाट लिया 2000 गज का। अब 2000 गज के प्लाट जब मैंने लिया, फॉर इंस्टेंस उसकी मिल्कियत थी 15 करोड़ रुपए। अब जब मैं वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा था उस वक्त मैंने उसको 5 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए, 10 करोड़ रुपए बकाया थे जो मुझे 6 महीने के अंदर देने थे। अब उस प्रॉपर्टी का जो मैंने प्लॉट लिया है ओपन प्लॉट, इसके साथ एक दूसरा प्लॉट था वो कमर्शियल हो गया, उस पर एक शॉपिंग मॉल बन गया। अब जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी वो 15 करोड़ से 1 अरब पे चली गई। अब मुझे वो बंदा कहता है कि भाई अपने 5 करोड़ रुपए लो, मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा। ठीक, तो अगर इस कोर्ट में केस में कोर्ट मुझे कहे कि भाई आपको जो है 15 करोड़ रुपए आपने 5 करोड़ दिए, आपको 5 करोड़ दे देते हैं, ऊपर से आपको 3 करोड़ रुपए और भी दे रहा है, सो वेदर दिस विल बी अ सफिशिएंट कंपनसेशन फॉर मी? No, sir. It would not be an adequate relief. तो ये वो बात कर रहा है when the act agreed to be done such that pecuniary compensation for not performance would not afford adequate relief. अब उसके बाद लास्ट चीज क्लॉज डी कहता है when it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the non performance of the act agreed to be done. कि सर जिस बंदे को मैंने पैसे दिए हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, जिस बंदे को मैंने पैसे दिए उसने पैसे तो सारे खर्च कर लिए, अब ये बंदा हो गया इंसॉल्वेंट, नाउ ही इज नॉट इन कैपेसिटी टू रिटर्न सच अमाउंट टू मी। अब मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे ये प्रॉपर्टी दी जाए तो सर ये ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू कंपनसेट मी, मुझे ये रिलीफ ग्रांट किया जाए, ये प्रॉपर्टी मुझे प्रोवाइड की जाए। अब इसका एक एग्जांपल भी है, इसी इलस्ट्रेशन में दी गई एक क्लॉज डी, अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसके मुतालिक। अब उसके अलावा सेक्शन 13 कहता है अगर मैंने एक प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी एक बंगलो है, घर है, उस घर के साथ एक वेयर हाउस बना हुआ है। अब ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड वो जो प्रॉपर्टी का पार्ट पोर्शन है, आइदर वो वेयर हाउस हो, अगर वो डैमेज हो जाता है इट सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है,
अब वो बचता ही नहीं है, तो इन सच सिचुएशन आल्सो आई कैन फाइल अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि भाई जो पोर्शन उसका सीज टू एग्जिस्ट हो गया है अगर किसी प्रॉपर्टी का, अगर कोई घर भी बचता है तो आप मुझे वो प्रॉपर्टी दे दें, आई एम विलिंग टू परचेज सच प्रॉपर्टी फ्रॉम यू। तो ये उसके मुतालिक है सेक्शन 13 कि नॉट विद स्टेनिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने देखा सेक्शन 56 किसका है? इम्पॉसिबल एक्ट का है। अगर इम्पॉसिबल एक्ट, अगर मैं किसी को इम्पॉसिबल एक्ट से डील करता है सेक्शन 56, उससे रिलेटेड है कि नॉट विद स्टेनिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होली इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। कैसी नहीं है कि वो पूरी प्रॉपर्टी वेनिश हो गई। एंड नाउ फॉर एग्जांपल मैं किसी से गाड़ी लेता हूँ, वो पूरी जो गाड़ी अगर सीज टू एग्जिस्ट हो जाए, वो पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाए, इन दैट केस क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, आई कैन नॉट परचेज द प्रॉपर्टी। पर अगर मैं कहूँ कोई प्रॉपर्टी 2 पोर्शंस में थी, 5 पोर्शंस में थी, उसका कोई एक पोर्शन डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, रिमेनिंग पोर्शंस बचते हैं, अगर मैं वो प्रॉपर्टी पर मैं परचेज करना चाहता हूँ एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म, इन दैट केस आई कैन फाइल द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी विच एग्जिस्ट। जैसे कि ये बिल्डिंग गिर गई, सर प्लॉट रह गया। हाँ, अगर मैं प्लॉट परचेज कर रहा हूँ, मतलब पूरी बिल्डिंग का सौदा हुआ था, ये जो बिल्डिंग गिर गई, प्लॉट रह गया। हाँ, तो फिर उसमें दूसरी चीज़ है कि जो वैल्यू डिटरमिन होगा अगर सिर्फ प्लॉट का होगा, ठीक, फिर हम पूरी बिल्डिंग के पैसे नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होली इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज द पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग एट स्टेट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। समझ में आया किसी को? आ गया, ठीक। अब सेक्शन 14 और 15 दो सेक्शन है, दोनों को साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 14 आप मदर साहब आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करें, ठीक। सेक्शन 14-15 क्या कहता है? एक ज़मीन है 10 एकड़ की। सेक्शन 14 पे पहले आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। मैं किसी से 10 एकड़ की ज़मीन परचेज करता हूँ। अब 10 एकड़ की ज़मीन में जो बंदा कह रहा था कि मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और 10 एकड़ की ज़मीन जो है ये मेरी है। अब उस प्रॉपर्टी की जब मैं एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं तो पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पे 2 एकड़ पे तो डिस्प्यूट है, इस प्रॉपर्टी का ये मालिक नहीं है, इस प्रॉपर्टी का 2 एकड़ का मालिक दूसरा है। अब उस प्रॉपर्टी का क्योंकि जो स्मॉल पोर्शन था अब वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता। लॉ कहता है इन दैट केस आल्सो जो बंदा सेल कर रहा है प्रॉपर्टी वो भी सूट फाइल कर सकता है कि सर आप परचेजर को कहें का दो ये तो एडमिटेड पोजीशन कि जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक उस पर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, बट द मेजर पोर्शन अवेलेबल है तो ये मुझसे प्रॉपर्टी ले। समझ आई आपको मेरी बात? तो उसके मुतालिक ये क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है और वो बायर को कंपेल कर सकता है कि आप मुझसे जो मेजर पोर्शन प्रॉपर्टी का है वो परचेज करें। अब सेक्शन 15 कहता है जी अब सेक्शन 14 में तो बायर को कंपेल करेगा या बायर जो है वो सेलर को कंपेल करेगा? नहीं, इसमें तो दोनों कर सकते हैं। 15 में एक कर सकता है, 15 पे आते हैं, इसमें तो दोनों कर सकते हैं। अच्छा, आप सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कि अगर वही सेम एग्जांपल लेते हैं 10 एकड़ की ज़मीन का, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया दीदार से कि भाई तुम्हारी 10 एकड़ ज़मीन है, मुझे 10 एकड़ ज़मीन आप दे दो, इसकी वैल्यूएशन हम फिक्स करते हैं 10 करोड़ रुपए। अब जब मैं प्रॉपर्टी इनसे परचेज करता हूं तो पता चलता है 9 एकड़ तो इनके है ही नहीं, इनका सिर्फ 1 एकड़ है। अब स्मॉल पोर्शन रह जाता है तो इसमें जो सेलर है वो सूट फाइल नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। मैं फाइल कर सकता हूं बीइंग अ बायर। अगर मैं सूट फाइल करूं, ठीक है, अदर पार्टी मैं सूट फाइल करता हूं इसके खिलाफ और कोर्ट जो है अगर मेरे सूट पे ये को डिटरमिन करे कि भाई जितने ज़्यादा पैसे लिए हैं उसके मतलब आप कंपनसेशन इनको ग्रांट करें। जो 1 एकड़ की ज़मीन है वो परचेज़र जो है कह रहा है कि ठीक है भले 1 एकड़ की ज़मीन हो, मैं इसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ, मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, तो इस सिचुएशन में वो सूट फाइल करेगा सिर्फ परचेज़र, नॉट द सेलर। ठीक है, सेलर नहीं करेगा, परचेज़र और बायर तो एक ही बात है ना, तो सेलर नहीं करेगा इसमें। ठीक है, जो सेक्शन 15 में आ रहा है ये इशू। अच्छा, उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता हूँ किसी प्रॉपर्टी की जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स में है, मैं एक बंदे से उसका घर भी परचेज़ करता हूँ, ऑफिस भी परचेज़ कर रहा हूँ, गाड़ी भी परचेज़ कर रहा हूँ। ठीक, अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से अगर वो सब्सिक्वेंटली चाहे या हम म्यूचुअली एग्री करते हैं कि भाई 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से वो कह रहा है मैं गाड़ी नहीं बेच रहा आपको, बाकी 2 चीज़ें जो है आप उससे भले ले लें, तो वो अगर इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं तो उसके मुतालिक भी
हो सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऐसे नहीं है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस एक कॉन्ट्रैक्ट में तीनों प्रॉपर्टी थी, तीनों प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है, अगर कोई बंदा एक नहीं दे रहा तो दो भी नहीं लेंगे, ठीक है, इस तरीके से नहीं। अगर कोई तीन प्रॉपर्टीज में से अगर तीनों प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट हैं, एक प्रॉपर्टी अगर वो ऑफिस जो है सेल नहीं करना चाहता, देन आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू परचेज द बेंगलो इन द कार, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ, उसके मुतालिक कह रहा है। हाँ, हम क्लेम कर सकते हैं, पर ये इस चीज़ की बात बता रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट क्लेम्स हो तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ नो मोर इन्फोर्सिबल, ठीक। अब सेक्शन 17 कहता है बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन केसेस कमिंग अंडर वन और अदर ऑफ द थ्री लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब भी होती है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की होती है एज अ होल, कभी भी पार्ट में नहीं होती। तो ये सेक्शन कहता है कि सिर्फ तीन प्रोविजंस दिए गए हैं जो हमने पढ़े, सेक्शन 14, 15, 16, इसमें पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी सिचुएशन हो उसमें कभी भी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की। अब सेक्शन 18 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 इसको थोड़ा समझिएगा। ये कह रहा है कि परचेजर्स राइट अगेंस्ट वेंडर सेलर विथ इम्परफेक्ट टाइटल। अगर किसी बंदे का जिससे मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ उसका टाइटल इम्परफेक्ट है, आगे स्पेसिफिकेट कहता है कि इम्परफेक्ट जो जिसका टाइटल होगा वो टाइटल ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। पर परचेजर के राइट क्या है, अगर मैं किसी से प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ उस बंदे का टाइटल इम्परफेक्ट है तो मेरे क्या राइट्स हैं। सब्सिक्वेंटली अगर दूसरी सिचुएशंस आ जाती हैं सामने तो उसके मुतालिक लॉ कहता है व्हेन अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल आर लेट सर्टेन प्रॉपर्टी हैविंग ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल देयर टू द परचेजर आर लेसी एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स। क्लॉज ए कहता है कि अगर मैंने किसी से प्रॉपर्टी परचेज की, जब मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूं उस वक्त वो बंदा प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, बट सब्सिक्वेंटली ही एक्वायर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सो आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट सच पर्सन कि भाई अब आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हो, आप मुझे प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली ट्रांसफ़र करें मेरे नाम पे। अब वो बंदा ये प्ली नहीं ले सकता कि सर जब इसने मुझसे एग्रीमेंट किया था एट द टाइम आई वाज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जब मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूं तो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे करूंगा। तो उसके लिए सेक्शन 18A कहता है कि चलो ये बात ठीक है कि आपने जब एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे, पर अभी आप प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। या दूसरा एग्जांपल इसका ये भी ले लें कि अगर बी ने प्रॉपर्टी परचेज की है सी से, वो प्रॉपर्टी की अभी म्यूटेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम एग्रीमेंट टू सेल नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट। उस दौरान अगर मैंने भी फिर उसी ए ने जो बी से प्रॉपर्टी परचेज की थी, मैं सी प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ ए से थ्रू एन एग्रीमेंट टू सेल, मैं उसको पूरी पेमेंट दे देता हूँ। अब जब मैंने उससे एग्रीमेंट हुआ था एट द टाइम ही वाज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट सब्सिक्वेंटली द टाइटल डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर, तो मैं सूट फाइल कर सकता हूँ उसके खिलाफ कि आप प्रॉपर्टी को मेरे फेवर में स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, दो एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक। या मैं ये भी फाइल कर सकता हूँ कि सर इसको डायरेक्शन दें, भले प्रॉपर्टी अगर कोई बैंक में ही पड़ी हुई है, भले प्रॉपर्टी का मालिक ना हो, या ये जो सर प्रॉपर्टी जो है ए जिसने बी से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है भले एग्रीमेंट ना भी हो, इसको डायरेक्शन दें मैंने इससे प्रॉपर्टी परफॉर्म की है कि ये अपना एग्रीमेंट स्पेसिफिकली परफॉर्म करे रिगार्डिंग द बी। ये समझिए आपने ये बात, मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, ए ने प्रॉपर्टी परचेज की बी से, बी को उसने पैसे दिए, ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो देने के लिए तैयार नहीं। मीनवाइल मैंने उसने मुझे प्रॉपर्टी भेज दी, मैंने प्रॉपर्टी उससे ले ली, पूरी पेमेंट कर ली। दीदार साहब ये कनेक्ट कर लें, हाँ डॉक्टर एंड स्टॉपल वाला कॉन्ट्रैक्ट। वंस यू आर सेइंग समथिंग देन यू कैन नॉट डिटेक्ट फ्रॉम योर एक्शंस और वर्ड्स, ठीक है ना, अब नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर फिर मैं बीइंग अ सी आई कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द ए कि भाई आप जो हैं बी को जो आपका रिमेनिंग अमाउंट रहता है, जो बी से आपका रिमेनिंग अमाउंट रहता है आप उसको पैसे पे करें, मुझे प्रॉपर्टी दें, आई कैन फाइल द सूट। और क्लॉज बी कहता है सेक्शन 18 क्लॉज बी कि जहां पे कंकरेंस
ऑफ अदर पार्टीज इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था स्पेशली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कंडीशनल सेल, जिसमें हमने कहा था कि हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है कि भाई बट ड्यूरिंग द मैरिज तुम प्रॉपर्टी सेल नहीं करोगी। नाउ शी इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, पर अगर वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहे देन शी रिक्वायर द परमिशन ऑफ द हस्बैंड, तो हस्बैंड की परमिशन के बगैर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करती। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई दादा पोते को प्रॉपर्टी दे दे ट्रांसफर करने के, पर ये कहे कि भाई बेचने से पहले अपने वालिद से इजाज़त लोगे फिर ही तुम बेच सकते हो, तो इसके मतलब क्लॉज 18B कि जब वो वाइफ या पोता प्रॉपर्टी बेचेगा तो उस बंदे से परमिशन लेगा जिसकी परमिशन मैंडेटरी है फॉर सेलिंग सच प्रॉपर्टी। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात आपको। अब 18C कहता है अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ एचएम साहब को कि भाई ये जो मैंने कंसल्टेशन हॉल बनाया हुआ है ये मैं तुम्हें दूंगा 1 करोड़ में, और ये जो प्रॉपर्टी इस पर कोई किस्म का मॉर्गेज नहीं है। अब हमारा एग्रीमेंट हो गया, सब्सिक्वेंटली इनकी नॉलेज में आता है कि भाई ये तुमने तो इस प्रॉपर्टी पे 50 लाख का लोन लिया हुआ है, तो आपने कहा था कि ये अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, इस पर तो इनकम्बरेंस है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस। ठीक, तो आपने अब ये जो इनकम्बरेंसेज हैं आप पे करें बैंक को और मुझे प्रॉपर्टी दें। तो ये भी परचेजर का राइट है, ही कैन फाइल द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सर इनको डायरेक्शन दें बैंक से वो मॉर्गेज जो लिया हुआ है या जो भी प्रॉपर्टी है क्लियर करें, मुझे प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र करें। अब इसमें ये कंडीशन है कि अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ दीदार साहब को, मैं प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं हूँ, मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, 1 करोड़ रुपया मैंने प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में ले लिया। अब अगर मैं सूट फाइल करता हूँ, एक तो मैं मालिक नहीं हूँ, ऊपर से सर इनको बोले कि इन्होंने अब जो 1 करोड़ रुपए मुझे दिए बकाया 1 करोड़ रहते हैं, स्पेसिफिकली परफॉर्म करें मेरे साथ, मुझे बकाया पैसे दें। तो कोर्ट जब उनका सूट डिसमिस करेगी जब मेरा, तो कोर्ट मुझे कहेगी कि भाई तुम प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं हो और उन्होंने कंपनसेशन की प्ली ली है, तो उसी सूट में इनको सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसी सूट में वो कंपनसेशन क्लेम करेंगे दीदार साहब मेरे खिलाफ कि आप जो है, अब कोर्ट मुझे डायरेक्शन देगी आपका सूट डिसमिस, आप जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करें टू मिस्टर दीदार हु हैज परचेज द प्रॉपर्टी फ्रॉम यू। ठीक है, थ्रू एन एग्रीमेंट। समझ में आ गई चारों चीज़ें आपको। अब सेक्शन 19 कहता है कंपनसेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि सिविल के जो लॉयर्स होते हैं, तकरीबन सबके लिए मैं नहीं कह रहा, वो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हैं तो उसके साथ कंपनसेशन नहीं मांगते। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ सर इसको कहें कि सेलर को या परचेजर के खिलाफ आता है, ठीक है, सेलर कि सर इसको कहें कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे, स्पेसिफिकली इन्फोर्स करे, वो कंपनसेशन कभी नहीं मांगते। हालांकि लॉ कहता है सेक्शन 19 में कि आप इन अल्टरनेटिव आर सब्स्टिट्यूट कंपनसेशन मांग सकते हैं। अच्छा, आप साथ भी मांग सकते हैं कि सर इस प्रॉपर्टी को तो इन्फोर्स करें पर मुझे दें प्रॉपर्टी थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट मुझे कंपनसेशन भी दें, क्योंकि 10 साल इस बंदे ने मुझे फंसाए रखा है, सर मैं तो परेशान हो गया हूँ, या प्रॉपर्टी की सर इसकी वजह से वैल्यूएशन डाउन हो गई, जो भी सिचुएशन है कि सर आई एम इंटाइटल फॉर द कंपनसेशन, तो कोर्ट क्या करती है, आपको कंपनसेशन भी ग्रांट करती है। अब सेक्शन 19 में एक चीज़ ये है कि अगर कोर्ट ये देखेगी कि आप इंटाइटल हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज वेल एज फॉर दी कंपनसेशन, तो दोनों ग्रांट करेगी। पर अगर कोर्ट देखेगी इफ यू आर नॉट इंटाइटल फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कोर्ट सिर्फ आपको कंपनसेशन ग्रांट करेगी। पर ये आपको ये चीज़ें बता रहा है कि आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ एज एन अल्टरनेटिव कंपनसेशन मांग सकते हैं और इन एडिशन भी। अच्छा, अगर कोर्ट देखे कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ कोर्ट जो है डैमेजेस भी, आपको कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 20 कहता है, क्योंकि हमने पढ़ा शुरू में कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब होती है, जब डैमेजेस जो हैं एडिक्वेट रिलीफ ना हो, पर सेक्शन 20 कहता है अगर भले डैमेजेस रिलीफ लिक्विडेशन जो है आप मांग सकते हैं, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अबाउट इस परफॉर्मेंस, भले उसके आप सूट फाइल करते हैं, यू आर इंटाइटल फॉर द डैमेजेस, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो तो आप इंटाइटल हैं डैमेजेस के लिए भी, पर इस कंडीशन की बुनियाद पे कोर्ट कभी भी आपका सूट डिसमिस नहीं करेगी, मेल ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन, कि सर मैंने इसको कहा था कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा इस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक, फॉर इंस्टेंस तुम जो है 10,000 रुपये रख लो, इस प्रॉपर्टी से हर महीने आएंगे और तुम उनसे प्रॉपर्टी ले रहे हो 10 करोड़ में, और प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट हो रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब जो सर मैंने इसको कहा था कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये वापस करूंगा, अब ये सूट फाइल कर सकते हैं मेरे खिलाफ कि सर नो आई डोंट नीड ₹10 मिलियन, दो इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द एग्रीमेंट, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप फाइल कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट में आप ये लिख देते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट। समझ में आया किसी को?
जी दैट केस में होता है जी ये दैट केस में होता है ना जब हम एडवांस में बुकिंग वगैरह फ्लेक्सी करा रहे होते हैं उसके अंदर एक क्लॉज आ जाती है हाँ क्लोज हो जाती है वायलेशन हो जाती जी 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 हाँ, ये दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। जी आप क्या कह रहे हैं? इसमें सिंपल ये सिचुएशन है कि मैं आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो एग्रीमेंट में हम ये लिख रहे हैं कि भाई आप मुझे प्रॉपर्टी 1 करोड़ में देंगे, आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं आपको प्रॉपर्टी न दे पाया तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। अगर ये कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी हुई है, क्योंकि लिक्विडेटेड आ गई अमाउंट, तो आप मुझे एडिक्वेटली कंपनसेट कर सकते हैं। पर लॉ एक एक्सेप्शन देता है, अगर लिक्विडेशन भी मेंशन की गई हो तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके बावजूद भी मैं आपके खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता हूं, भले आप विलिंग हो मुझे अमाउंट रिटर्न करने के लिए। समझ में आ गई आपको बात? अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते? सेक्शन 21 बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनसेशन इन मनी इज दी एडिक्वेट रिलीफ, ठीक। अब फॉर इंस्टेंस मैंने अपने घर के लिए किसी लोकल पेंटर को बुला लिया। अब वो जो लोकल पेंटर है, ठीक, वो आके पूरे घर की पेंटिंग नहीं करता, ठीक, और वो पैसे मुझसे ले लेता है, ठीक। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ कि सर इसी को ही कहें कि स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस यही मेरे घर का कलर करे, क्योंकि पर्सनल सर्विसेज कभी स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड नहीं हो सकती, तो वो कंपनसेशन मुझे दे सकता है। सर आ जाएं, बैठ जाएं, सिर्फ 15 मिनट सर लेंगे आप। अच्छा, उसके अलावा बी कहता है सेक्शन 21 का बी, कब स्पेसिफिकली इन्फॉर्म नहीं होगा? जब सबसे पहले हमने पढ़ा कि मनी इज एडिक्वेट रिलीफ। सेकंड कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो माइन्यूट डिटेल्स में हो, इन सच अ माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स और विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। सर मैं एकेडमी में गया, इम्तियाज़ अली शाह ने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1 लाख रुपए आपसे मैं फीस लूँगा। अब वो कह रहा है सर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर इसको बोले मुझे पढ़ाए, तो ये आप स्पेसिफिकली इन्फॉर्म परफॉर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ऐसे किसी भी नेचर का हो जिसमें पर्सनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो नहीं होता। या वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो टर्म्स हैं कोर्ट सर्टेनिटी से फाइंड ना करे। अब मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ आपसे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, पर उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन ही मेंशन नहीं है, अमाउंट मेंशन नहीं है कि मैं कितने में परचेज कर रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी भी मैं स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकता कॉन्ट्रैक्ट की। वो कॉन्ट्रैक्ट जो रिवोकेबल हो, जिसमें हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आइदर पार्टी कैन रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ वो अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टीज आइदर इन एक्सेस ऑफ देयर पावर, अगर कोई ट्रस्टी जिसको पावर ही नहीं है कि प्रॉपर्टी परचेज करने का, फॉर इंस्टेंस वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, या उसको पावर ही नहीं है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करने का पावर, अगर एक्सेस में चला जाता है, देन सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। इसके अलावा कारपोरेशन से मुतल्लिक है कि कारपोरेशन का अगर कोई इशू होगा, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ कारपोरेशन और पब्लिक कंपनी क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पसेज और बाय द प्रोमोटर सच कंपनी विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर्स। कोई डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो अपने पावर की एक्सेस में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। या अगर मैं कहूँ कि एक बंदे के सर ये जो प्रॉपर्टी मैंने इनको दी है वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो लॉ कहता है कि वो ड्यूरेशन आप 3 ईयर्स तक रख सकते हैं। अगर 3 ईयर्स साल से ज़्यादा कोई पर्सनल सर्विस हो या कोई दूसरे राइट उस प्रॉपर्टी के मुतलिक, तो वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस उसकी नहीं मांग सकता, जो एक्सटेंड करता है ओवर अ पीरियड देन द 3 ईयर्स। लॉस्ट ये क्लॉज एच कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच अ मटेरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सपोज बाय बोथ पार्टीज टू एग्जिस्ट हेज बिफोर इट हैज बीन मेड सीज टू एग्जिस्ट। ये हमने पहले मिसाल पढ़ा था कि सर ये प्रॉपर्टी तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक। तो जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस प्रॉपर्टी के मुतालिक आप इस पर परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। अब उसके बाद है सेक्शन 22। कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं सर? जी, इसमें आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 19 जब कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स ना हो देन यू कैन सीक रिलीफ ऑफ कंपनसेशन। आप बिल्कुल कंपनसेशन मांग सकते हैं राशि साहब। अब सेक्शन 22 कहता है कि कोर्ट का डिस्क्रेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर की स्टार्टिंग में, दीज ऑल आर एक्विटेबल रिलीज बेस्ड ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। वन कैन नॉट कंपेल द कोर्ट टू ग्रांट दिस रिलीफ मी, ये मेरा राइट है, इज अ राइट, आई मस्ट बी ग्रांटेड दिस रिलीफ। जी आप क्या कह रहे हैं? इसमें
बाद सिचुएशंस आ जाती हैं कि ये स्टैच्यूटरी लॉ है, एडिक्वेट लॉ है, स्पेसिफिक लॉ है या डिस्क्रिशनरी लॉ है। अच्छा, इसमें ये आता है कि वेदर दिस इज सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, वेदर दिस इज सब्सटेंटिव लॉ और द प्रोसीजरल लॉ। तो इस पे ये होता है कि मेजर पोर्शन ऑफ दिस लॉ इज प्रोसीजरल लॉ, अदरवाइज इसका पोर्शन कुछ ऐसे हैं जो आपके राइट डिफाइन करते हैं, देन दीज पार्ट्स आर दी सब्सटेंटिव लॉज, इसके मुतल्लिक आता है। अच्छा, सेक्शन 22 कहता है कोर्ट का डिस्क्रिशन है, द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू ग्रांट सच रिलीफ एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ रेमेडी मेयरली बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो, कि सर ये लाजमी नहीं है कि सर मेरा लीव बनता है तो आप लीव दें, कोर्ट विल एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन वाइल ग्रांटिंग द रिलीफ। उस पर भी जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की कि डिस्क्रिशन उसके फेवर में एक्सरसाइज किया जाएगा हु इज इंटाइटल फॉर द रिलीफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लेटेस्ट। अच्छा, अब उसके अलावा सेक्शन आपका है 23, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं फिर उसके बाद मुकेश साहब आपको पढ़ाएंगे। हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो बंदे हैं सेलर एंड द परचेजर, ठीक है, वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकते हैं प्रॉपर्टी को। उसके अलावा द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, वो जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकता है। ठीक, अगर ए मर गया, ए के लीगल हियर से, ठीक है, वो सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द बी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। आपने एग्रीमेंट्स देखे होंगे, इसमें बनते हैं कि अगर वो जो सेलर है इंक्लूड ऑल इज लीगल हियर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक, ये क्लॉज रेट होते हैं कि इन केस अगर वन पार्टी की डेथ हो जाए तो अदर पार्टी कैन लीगल हियर्स ऑफ सच डिसीज पर्सन कैन फाइल द सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या where the contract is a settlement on marriage or a compromise of doubtful rights between members of the same family, any person beneficially entitled thereunder। अब अगर A कॉन्ट्रैक्ट करता है B से कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊंगा, पर being B now the father of the such groom, you are bound to give मेंटेनेंस टू माई डॉटर, पर आप जो है मेरी बेटी को मेंटेनेंस दोगे। अब अगर ए मर भी जाए, उसकी बेटी जो है, अभी कहता है कि भाई वो मर गया, मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, ठीक, तो जो उसमें बेनिफिशियरी होती है, ठीक है, वो वाइफ, वो जो ए की बेटी है, शी कैन फाइल द सूट एंड शी कैन आस्क फॉर द रिलीफ। अच्छा, यहाँ इसके अलावा वेयर द कंटेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई पूरी ज़िंदगी प्रॉपर्टी में आप ही रहोगे, ठीक है। अब अगर वो बंदा मर गया तो रिमाइंडर मैन कौन हुआ, टेनेंट का बेटा या मालिक का बेटा? मालिक का बेटा, ही विल बी द रिमाइंडर मैन, ठीक है। देन सच पर्सन जो है उसको राइट है वो करवा सकता है। अच्छा, उसके अलावा अ रिविजनर इन पोजेशन, अ रिविजनर रिमाइंडर, ठीक है, जो जिसके बाद पोजेशन आनी है प्रॉपर्टी की या जिसके बाद इंटरेस्ट आना है, ठीक है, दो बोथ दीज पर्सन्स कैन फाइल द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दे हैव द राइट टू फाइल द सूट। अब उसके अलावा जब कंपनी एमलगेमेट होती है, अब जैसे पाकिस्तान में दो कंपनी है ए एंड बी, अब ए कंपनी ने किसी के साथ एग्रीमेंट कर दिया फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स या फॉर द परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब सब्सिक्वेंटली जिस सी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, ए और बी कंपनी क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं। अब ए की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है बिकॉज ए हैज़ बीन मर्ज विद द बी कंपनी, तो जो बी है वो सूट फाइल कर सकती है अगेंस्ट द सी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ कंपनी के प्रोमोटर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी हैव देयरफॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस, तो वो जो है सूट फाइल कर सकते हैं, दे हैव द राइट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 24 कहता है पर्सनल बार्स टू द रिलीफ, कौन से रिलीफ पे बार है ये लॉ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। इलस्ट्रेशन ए कहता है ए इन द कैरेक्टर ऑफ एजेंट फॉर बी enters into an agreement with C to buy C's house. A is in reality acting not as an agent for B but on his own account. A cannot enforce specific performance of this contract. समझ में आई आपको बात? दीदार साहब मेरे एजेंट हैं, मैंने प्रॉपर्टी इनको दी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करें। इन्होंने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया C को।
अब जब मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं वो सी को, तो ये सूट फाइल करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन इट्स ओन कैपेसिटी, मेरी बीइंग नॉट बीइंग माय एजेंट, तो ये स्पेसिफिकली परफॉर्म उसको नहीं कर सकते। उस पर लॉ बार करता है कि दैट सच एजेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रिलीफ बिकॉज ही कैन नॉट रिकवर द कंपनसेशन फॉर ब्रीच, या who has become incapable of performing or violate any essential terms of the contract that on his part remains to be performed। जैसे हमने सेक्शन 53A का पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि क्या बेनिफिट होता है अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करता है बी को, ठीक है, आइदर द बी इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो कर ही नहीं सकता ड्यू टू एनी कंडीशन, या बी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर देता है, सब्सिक्वेंटली बी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, ठीक है, अगर वो करेगा तो लॉ जो है बार करता है उसको रिलीफ ग्रांट करने से, ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या हु हैज ऑलरेडी चोजन हिज रेमेडी एंड ऑब्टेन्ड सेटिस्फैक्शन फॉर द अलेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो गई, उसने ऑलरेडी कंपनसेशन ले ली उससे, अब सब्सिक्वेंटली आके वो जो है सूट फाइल नहीं कर सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब लास्टली क्लास डी कहता है 24 का, हु प्रीवियसली टू द कॉन्ट्रैक्ट हैड नोटिस that a settlement of subject matter thereof had been made and was in force। अगर वो कहे आइदर, तो यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुतालिक वो जो सूट फाइल करना था उसने नहीं किया, क्लास सी के मुतालिक कंपनसेशन मांग लेता है, ठीक है, और कंपनसेशन कोर्ट के थ्रू उसको मिल गई फिर भी नहीं कर सकता, या अगर सेटलमेंट हो जाती है पार्टीज़ के बीच में कि भाई ठीक है एग्रीमेंट को हम ख़त्म कर देते हैं, रेसेंड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या आप अपने पैसे वापस ले लो मुझसे, अगर ये चीज़ भी हो गई देन यू कैन नॉट फाइल, such person cannot file who enter into settlement or suit for the specific performance of the contract। तो आज सेक्शन 24 तक पढ़ते हैं, जो बकाया पोर्शन है वो हम कल पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम 15 मिनट ज़्यादा हो गया। जी जी सर एक क्वेश्चन था। जी जी आप पूछ लीजिएगा। 23 का सी कहता है ये वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ए कहे कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी करवाता हूँ बी के बेटे से, ठीक, अब इसमें ए की जो बेटी है वो है सी और बी का बेटा है डी, पर मैं शादी करवाऊंगा पर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि मेंटेनेंस जो है उसको आप देंगे, ठीक है, जैसे गांव में शादियां होती है कि भाई खर्चा बेटा क्या देगा, मैं ही दे दूंगा खर्चा, तो अगर वो शी इज़ द बेनिफिशियरी, जो ए की बेटी है बेनिफिशियरी है आउट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए, अगर ए की डेथ भी हो जाए और बी कहे कि मैं अभी खर्चा नहीं दूंगा, देन सच सी हैज़ द राइट, क्योंकि सर दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, तो अब सी का राइट बनता है बीइंग अ बेनिफिशियरी शी कैन फाइल द सूट अगेंस्ट बी, ठीक, द फादर ऑफ द ग्रूम उसके खिलाफ कर सकते हैं। जी आप बोले क्या क्वेश्चन है? डिनाई कर दे मैरिज करने से? नहीं, ये तो मैरिज हो गई उसकी बात कह रहे हैं ना, सेटलमेंट हो गई, मैरिज करने से डिनाई कर दे तो ज़बरदस्ती तो नहीं है, ना करे भले। जी जी सर ऐसा भी तो हो सकता है कि खर्चे की बात की गई है, कोई शादी का जो खर्चा होगा वो जो है वो लड़का जो है पे करेगा, अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ जो है परफॉर्मेंस वाला केस फाइल हो सकता है। कोई भी किस्म का अगर एग्रीमेंट होता है, देखिए अगर लड़का खर्चा नहीं देता उसके खिलाफ तो वो सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल कर सकती है फैमिली लॉ में भी, पर अगर कोई भी सेटलमेंट नहीं है सर, यहाँ पे शादी का खर्चा, हाँ शादी का खर्चे ही कह रहे हैं, सेटलमेंट ऑन मैरिज, सेटलमेंट अगर आपकी मैरिज के मुतालिक कोई भी सेटलमेंट हो, या खर्चे को भी छोड़ दे, मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर इंस्टेंस जवाब तो देना है ना, अब उसमें अगर वो कहे कि भाई मैं अपनी, एक बंदा कहता है मैं अपनी बेटी की शादी करवा देता हूँ आपके बेटे से, वो जो प्रॉपर्टी है आपको वो आपको मेरी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब 3 साल के बाद वो कहता है कि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करवानी है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ग्रूम के फादर की, कि भाई आपने वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करनी है। अब अगर 3 साल गुजर जाएं तो बेनिफिशियरी कौन है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से? वाइफ इज़ द ओनली बेनिफिशियरी, ठीक है, तो वो जो वाइफ है वो सूट फाइल कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि सर ये शादी होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक, शादी होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैरिज सेटलमेंट हुई थी कि ये जो मुझे है एक प्लॉट ट्रांसफ़र करेंगे, अब इनको ये तो समझ आ रहा है सर, ये आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है गांव में कि जब लड़की और लड़के की शादी कर रहे होते हैं तो लड़के पे जो है खर्चा रख देते हैं कि शादी का खर्चा आपने उठाना है, तो खर्चा तो देना है ना लड़के को, ठीक है सर, अगर वो नहीं उठाना
खर्चा वो नहीं करता तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूट में सूट फॉर मेंटेन देखें ना, इस पे एक चीज़ समझें। ये आप जो मिसाल दे रहे हैं, दिस इज़ रिगार्डिंग द स्पेशल लॉ। अगर फॉर इंस्टेंस फैमिली लॉ ना होता, ठीक है, अगर सूट फॉर मेंटेनेंस का कि आपको सूट फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस का आपके पास राइट ही ना होता फैमिली लॉ के मुतालिक, तो उस केस में तो आप आ सकते थे। जैसे डिक्लेरेशन का हम पढ़ेंगे, जेक्टिडेशन लॉ से पहले अगर हम मांगते थे उस मैरिज की जेक्टिडेशन, तो हम इस लॉ के मुतालिक मांगते थे। अब अलग चीज है सर, मेंटेनेंस जो अलग चीज है वो शादी के बाद होगी ना। अच्छा, मतलब अगर मैं तुमसे शादी करूंगी पर शादी के बदले में 1 करोड़ रुपए दोगे, ऐसा ही है? नहीं फिर वो भी नहीं है सर। हाँ, तो ये क्या होता है जब शादी होती है ना, हाँ। एंगेजमेंट होती है तो लड़के पे रख देते हैं कि शादी जो खर्चा आएगा वो तुम्हें भरना है। ठीक है, खर्चा शादी का खर्चा, शादी कराने का खर्चा जो भी आएगा वो सारा आपने ही करना है। अच्छा ठीक है, फिर वो लड़के पे है सर। हाँ तो वो लड़का है सर, वो कहता है मैं नहीं भरूंगा, बाद में वो मुकर जाता है। नहीं तो शादी कैसे हुई फिर? शादी नहीं हुई ना यार, वो कह रहा है पैसे। वो कह रहा है बाद में पैसे नहीं दूंगा। तो सर दावत चली गई है लोगों को। अरे अच्छा दावत, भाई मैं समझ गया, मैं